यूनिवर्स के लिए एक बात बिल्कुल सही लगती है कि उसको जितना जानो उतना कम है। और ऐसा भी नहीं है कि यूनिवर्स के काम करने के तरीके को समझने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। आज हम जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो जीपीएस हो, इंटरनेट हो या मोबाइल फ़ोन्स हो, वो इन्हीं थ्योरीज़ के बेसिस पे काम कर रहे हैं। 16वीं सेंचुरी तक पूरी दुनिया जियोसेंट्रिक मॉडल को मानती थी। जियोसेंट्रिक मॉडल के हिसाब से सन और बाकी सभी प्लैनेट अर्थ का चक्कर लगाते थे। यहाँ तक कि एरिस्टोटल का भी यही मानना था। लेकिन 1543 में निकोलस कोपरनिकस ने हीलियोसेंट्रिक मॉडल को प्रेजेंट किया। स्टार्टिंग में उनको भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन बाद में इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया। इस थ्योरी को एक्सेप्ट करने में करीब 100 साल का टाइम लगा, क्योंकि लोगों के बिलीफ को चेंज करने में टाइम लगता है, भले ही वो चीज़ कितनी ही सही क्यों ना हो। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अर्थ और बाकी सभी प्लैनेट्स सन का चक्कर लगाते थे, और इस चीज़ का जिक्र हम अपनी बुक्स, मूवीज़ और वीडियोज़ में भी देख सकते हैं। हम सभी को बचपन से यही बताया गया है कि मून अर्थ का चक्कर लगाता है और हमारी अर्थ सन का चक्कर लगाती है, और सन अपनी जगह पर स्टेबल या स्थिर है। इस तरीके से बाकी सभी प्लैनेट्स भी सन का चक्कर लगाते हैं। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हों तो उसमें मैंने भी यही बोला है कि अर्थ सन का रेवोल्यूशन लगाती है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि अब ये मत बोलना कि ये भी गलत है और ऐसा नहीं होता है। तो आज इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, स्टार्स और प्लैनेट्स के बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे, और आखिर प्लैनेट्स और स्टार्स किसका चक्कर लगाते हैं ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप सोलर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी वीडियोस, इलस्ट्रेशंस या इमेजेस देखेंगे तो उसमें आप यही देखेंगे कि सारे प्लैनेट्स सन का चक्कर लगा रहे हैं और उन प्लैनेट्स के मून उन प्लैनेट्स का चक्कर लगा रहे हैं। तो क्या वो सभी वीडियोस, इलस्ट्रेशंस और इमेजेस गलत हैं? हकीकत में हमें चीज़ें वैसी बताई जाती हैं जैसी वो हमें दिखती हैं, और देखने पर ऐसा ही लगता है कि सभी प्लैनेट्स सन का चक्कर लगा रहे हैं, जबकि वो सन का नहीं, सोलर सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का चक्कर लगा रहे होते हैं। यूनिवर्स में चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी तो बिल्कुल भी नहीं होती हैं। चलिए मैं आपके साथ एक और फैक्ट शेयर करता हूँ। हमने बचपन से यही पढ़ा है कि कलर ऑफ आवर सन इज़ येलो और ऑरेंज, लेकिन ये भी पूरी तरीके से गलत है। हमारे सन का कलर येलो या ऑरेंज नहीं बल्कि वाइट है। ये येलो और ऑरेंज कलर हमें अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से दिखता है। तो चलिए वापस आते हैं प्लैनेट्स के रिवोल्यूशन पर। हमें ऐसा इसलिए बताया जाता है कि हम चीज़ों के टेक्निकल एस्पेक्ट को छोड़कर चीज़ें जैसी दिख रही हैं वैसी समझ लें। ये कहना गलत होगा कि वो वीडियोस और इलस्ट्रेशंस जो हम देखते हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं, लेकिन टेक्निकली वो इनकरेक्ट इसलिए हैं क्योंकि हम जो वीडियोस देखते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि सन अपनी जगह पर स्टेबल या स्थिर है और बाकी सभी प्लैनेट्स उसका चक्कर लगा रहे हैं, जबकि हकीकत में सन और बाकी सभी प्लैनेट्स सन का नहीं, सोलर सिस्टम के सेंटर ऑफ मास, जिसको एस्ट्रोनॉमी में बैरी सेंटर बोलते हैं, उसका चक्कर लगा रहे होते हैं। लेकिन देखने पर सभी प्लैनेट्स सन का चक्कर लगाते हुए इसलिए लगते हैं क्योंकि सन का टोटल मास सोलर सिस्टम के मास का 99.86% है, जिसका मतलब 8 प्लैनेट्स, 5 डॉर्फ प्लैनेट, 219 मून्स, एस्टेरॉयड बेल्ट, क्यूपर बेल्ट, ऑड क्लाउड, इन सब का टोटल मास सन के मास का 1% भी नहीं है। इन सब का टोटल मास केवल 0.14% है। अब आप सोचेंगे कि सभी ऑब्जेक्ट का मास सन के कंपैरिजन में इतना कम होने के बाद भी ये मास सन और सोलर सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है। इसको समझने के लिए हमें सेंटर ऑफ मास को बारीकी से समझना होगा। सिंपल लैंग्वेज में सेंटर ऑफ मास वो इमेजिनरी पॉइंट होता है जहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड या इकट्ठा होता है। हर एक ऑब्जेक्ट का अपना सेंटर ऑफ मास होता है। हर वो पॉइंट जहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को बैलेंस किया जा सकता है वो उस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरता है। ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन, पोजीशन या रखने के ढंग से उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता है। किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास उस ऑब्जेक्ट में मास का डिस्ट्रीब्यूशन
कैसा है उस पर डिपेंड करता है। चलिए इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लकड़ी का बना रूलर जिसमें मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको हम उसके सेंटर से बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उस रूलर के एक पार्ट पर हल्का सा मास ऐड कर दें तो अब हम उस रूलर को उसके सेंटर से बैलेंस नहीं कर पाएंगे। अब उसको बैलेंस करने के लिए हमें ऐड किए हुए मास की तरफ अपनी उंगली को शिफ्ट करना पड़ेगा। हमें ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि उस रूलर में मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। अब अगर हम उस रूलर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फेंकें तो वो अपने सेंटर ऑफ मास पर रोटेट करते हुए दूसरे पॉइंट तक जाएगी। चलिए इसको हैमर के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम हैमर को उसके ग्रिप वाले पार्ट से बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो वो गिर जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हैमर का सेंटर ऑफ मास उसके हेड वाले पार्ट के अंदर ही होता है। तो अगर हम उस हैमर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फेंकें तो वो भी अपने सेंटर ऑफ मास पर रोटेट करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा। मेरा ये सब बताने का रीज़न ये है क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट कैसे रोटेट करेगा ये उसका सेंटर ऑफ मास डिसाइड करता है, और हर ऑब्जेक्ट अपने सेंटर ऑफ मास पर ही रोटेट करता है। जिस तरीके से फेंके जाने पर एक रूलर अपने सेंटर ऑफ मास का चक्कर लगाते हुए जाता है, वैसे ही फेंके जाने पर एक हैमर अपने हेड का चक्कर लगाते हुए लगता है। ये सब सेंटर ऑफ मास की वजह से ही होता है। बेरी सेंटर को समझने के लिए सेंटर ऑफ मास को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को बिना समझे बेरी सेंटर के कंसेप्ट को समझना बहुत मुश्किल है। तो चलिए बात करते हैं बेरी सेंटर की। जब दो या दो से ज़्यादा बॉडीज एक दूसरे का ऑर्बिट या चक्कर लगाते हैं तो उनके कंबाइंड सेंटर ऑफ मास को बेरी सेंटर बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बेरी सेंटर वो पॉइंट होता है जिसका ऑर्बिट हर बॉडी लगाती है, चाहे वो स्टार्स हो, प्लैनेट्स हो या यूनिवर्स की कोई और बॉडी हो। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स की फील्ड में बेरी सेंटर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि बेरी सेंटर कहाँ होता है? तो इसका जवाब ये है कि इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है। ये दोनों बॉडीज के मास पर डिपेंड करता है कि उनका बेरी सेंटर कहाँ होगा। अगर दोनों बॉडीज का मास बराबर है तो उनका बेरी सेंटर उन दोनों बॉडीज के बीच में होगा, जिस पॉइंट का चक्कर वो दोनों बॉडीज लगाएंगी। और अगर कोई दो बॉडीज जिनमें से एक बॉडी का मास दूसरी बॉडी से काफी ज्यादा हो और वो दोनों बॉडीज एक दूसरे के पास हो, तब बेरी सेंटर का लोकेशन ज्यादा मास वाली बॉडी के सेंटर के पास में ही होगा। अब इस केस में दोनों बॉडीज अपने बीच के पॉइंट का चक्कर नहीं लगाएंगी, बल्कि कम मास वाली बॉडी ज्यादा मास वाली बॉडी का चक्कर लगाते हुए लगेगी, जबकि ज्यादा मास वाली बॉडी अपनी जगह पर हल्का सा वॉबल या हिलते हुए दिखेगी। ये केस हम अर्थ और मून के सिस्टम में देख सकते हैं, जहां पर बेरी सेंटर की लोकेशन अर्थ के सेंटर से करीब 4671 किलोमीटर दूर है। इसी पॉइंट का चक्कर अर्थ और मून दोनों लगाते हैं, पर देखने पर ऐसा लगता है कि मून अर्थ का चक्कर लगा रहा है। और ये सेम केस हम सन और अर्थ के सिस्टम में भी देख सकते हैं, लेकिन सन का मास अर्थ के कंपैरिजन में 3,30,000 गुना ज्यादा है, जिसकी वजह से अर्थ और सन का बेरी सेंटर सन के सेंटर के बिल्कुल पास में ही बनता है, जिससे ऐसा लगता है कि अर्थ सन का ऑर्बिट लगा रही है, जबकि वो दोनों उस पॉइंट का चक्कर लगा रहे होते हैं। लेकिन जुपिटर के केस में कुछ अलग होता है। जुपिटर का मास सभी प्लैनेट्स के टोटल मास का 2.5 गुना है, लेकिन सन के कंपैरिजन में तब भी वो काफ़ी कम है। जुपिटर और सन के बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से उसका बेरी सेंटर सन की सरफेस के बाहर बनता है। जुपिटर और सन के सिस्टम को ऑब्जर्व करने पर यह क्लियर हो जाता है कि बेरी सेंटर कैसे काम करता है। प्लूटो और शेरॉन जो कि प्लूटो का नेचुरल सैटेलाइट है, इनके केस में बेरी सेंटर प्लूटो की सरफेस के काफ़ी बाहर बनता है, क्योंकि दोनों के मास में हल्का सा डिफरेंस है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे का ऑर्बिट करते हुए लगते हैं। तो अब हो सकता है कि आपके दिमाग में ये दो क्वेश्चन जरूर आ रहे होंगे। सबसे पहला ये कि क्या सन का हर प्लेनेट के साथ में अलग अलग बेरी सेंटर है, और अगर ऐसा है तो ऐसा कैसे हो सकता है। और दूसरा क्वेश्चन ये कि अगर अर्थ, जुपिटर, सैटर्न और बाकी सभी प्लेनेट का बेरी सेंटर सन के साथ है, तो उनका बेरी सेंटर एक दूसरे के बीच में क्यों नहीं है। जैसे जुपिटर का बेरी सेंटर सन के साथ में तो है, लेकिन उसका बेरी सेंटर अर्थ के साथ में क्यों नहीं है।
तो चलिए मैं सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। हमारा सन 8 अलग अलग बेरी सेंटर्स का चक्कर नहीं लगा रहा है। सन के एक्चुअल मोशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे सोलर सिस्टम के 4 गैस जायंट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के मोशन को कंसीडर किया जाता है और बाकी सभी प्लैनेट्स, डॉर्फ प्लैनेट और मून्स के मोशन को ना के बराबर माना जाता है। जिसका मतलब ये 4 गैस जायंट सन के कंपैरिजन में अपने ऑर्बिट में कहाँ है ये डिसाइड करता है कि सोलर सिस्टम का बेरी सेंटर कहाँ होगा। इस इमेज से आप ये समझ सकते हैं कि हर साल इन प्लैनेट की पोजीशन से सोलर सिस्टम का बेरी सेंटर कहाँ होता है और ये बेरी सेंटर कैसे शिफ्ट होता रहता है। अगर ये सभी गैस जायंट एक लाइन में सन के सेम साइड पर आ जाएं, तो इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास सन के सरफेस से करीब 8,10,000 किलोमीटर दूर लाई करेगा। लेकिन ऐसे इवेंट्स काफी रेयर होते हैं। हर 175 साल में ऐसा केवल एक बार होता है। तो अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। प्लैनेट का बेरी सेंटर सन से तो होता है, लेकिन एक दूसरे से क्यों नहीं होता? इसका आंसर बहुत सिंपल है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग किसी भी बॉडी की ग्रेविटी उसके मास से हुए स्पेस टाइम के कर्वेचर या झुकाव से डिसाइड होती है। मतलब स्पेस टाइम जितना ज्यादा कर्व होगा उस बॉडी की ग्रेविटी उतनी ही ज्यादा होगी। सन का मास इतना ज्यादा होने की वजह से वो स्पेस टाइम के फैब्रिक को इतना ज्यादा कर्व कर देता है कि उस कर्व में सोलर सिस्टम की हर एक चीज आ जाती है, जिसकी वजह से हर एक चीज सन का रिवॉल्यूशन करते हुए लगती है। जबकि प्लैनेट के बीच में इतना ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से उनका स्पेस टाइम कर्व एक दूसरे से काफी दूर रहता है, जिसकी वजह से उनके बीच में कोई बेरी सेंटर क्रिएट नहीं हो पाता है। मैं ये पूरी तरीके से समझ सकता हूँ कि अगर आप ये सब पहली बार सुन रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग और इररिलेवेंट होगा और आप सोच रहे होंगे कि एस्ट्रोनॉमी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस पर कई और वीडियोस बन सकते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस का डिटेल्ड वर्जन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन अगर इसको ब्रीफ में समझें तो बेरी सेंटर की हेल्प से दूर के प्लैनेट्स की डिस्कवरी होती है, क्योंकि स्टार्स की तरह प्लैनेट की खुद की कोई लाइट नहीं होती, इसलिए उनकी डिस्कवरी करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन अगर बहुत दूर का कोई स्टार अपनी जगह पर वॉबल या हिलता हुआ ऑब्जर्व होता है तो इससे ये पता चलता है कि कोई ना कोई कम मास का ऑब्जेक्ट उसका ऑर्बिट लगा रहा है। इसकी स्टडी से यूनिवर्स कैसे काम करता है ये पता चलता है। 21 अप्रैल 2020 को द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में पब्लिश हुए पेपर के अकॉर्डिंग एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने सोलर सिस्टम के बेरी सेंटर को एडवांस सॉफ्टवेयर की हेल्प से 100 मीटर के एरिया तक प्रिसाइसली सेंटर कर लिया है, जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स की स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो आई होप कि इस वीडियो ने आपके सोलर सिस्टम के समझने के नज़रिए को काफ़ी बदला होगा और आपने आज कुछ नया सीखा होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं और एस्ट्रोफिजिसिस्ट आखिर बेरी सेंटर की इतनी एग्जैक्ट लोकेशन क्यों ढूंढ रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू कमेंट योर व्यूज and subscribe if you feel it is worth to. See you in the next video.